नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी करंट अफेयर की क्लास में एक बार पुनः हम लोग समसामयिकी पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं को चर्चा कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो आपका भाग 1 बन चुका है, इसके पहले का है। उसके आगे कुछ घटनाओं की हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ पहले बिंदु के रूप में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल है ना, जो पाइप कनेक्शन से वाटर सप्लाई प्रदान करने वाला भारत का हर घर जल राज्य बना गोवा। ठीक, गोवा भारत का प्रथम राज्य है जिसने हर एक घर को नल से जल की सप्लाई की व्यवस्था उपलब्ध करा दी है ना। और किस मिशन के अंतर्गत? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का ही एक मिशन था, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये किया गया और गोवा इस योजना को पूर्णतः क्रियान्वित कर चुका है। वहाँ पर हर घर को है ना नल से जल दिया गया। तो हर घर जल राज्य वाला हर घर जल वाला राज्य कौन है? गोवा है आपका। इसको आप याद रखेंगे। सेकेंड है, देखिए जम्मू कश्मीर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड विधेयक है, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020। तो 2020 में ही संसद में, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है इस समय यूनियन टेरिटरी है और इससे संबंधित कोई भी विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाएगा? संसद के द्वारा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो वर्ष 2020 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है ना। 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल भाषा मानी गई, जिसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। ठीक, ये 5 भाषाएं हैं, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू। डोगरी से प्रश्न पूछे जाने का ज़्यादा चांसेस है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डोगरी किस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। तो जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कश्मीरी भाषा बोली जाती है। नंबर 1 पर लगभग 56% के आसपास लोग इस भाषा को बोलते हैं। इसके बाद डोगरी भाषा बोली जाती है। डोगरी भाषा बोलने वाले भी आपके 20.64% के आसपास लोग हैं। इसके बाद क्रम से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का आता है। तो नंबर 1 पर कश्मीरी है और नंबर 2 पर डोगरी। इस बात को आप याद रखेंगे। ये 5 भाषाएं हैं जो जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। संचार मंत्रालय द्वारा एक योजना बनाई गई जिसका नाम है 5 स्टार गांव योजना। ठीक, और यह योजना वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन से प्रेरित है। इस योजना का शुभारंभ किया गया। अब देखिए इस योजना में है क्या, नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 5 स्टार गांव योजना, बहुत सारे विकल्प बनाए सकते हैं और कई तरीके के प्रश्न यहाँ से बन सकता है। लेकिन यह योजना जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह डाकघर की योजना है। ठीक, डाकघर से संबंधित योजना है। इस योजना के तहत हर एक गांव में ये 5 व्यवस्थाएं, ठीक है, हर एक गांव के डाक खाने में ये 5 व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। 3 खाते हैं इसमें और 2 क्या है? बीमा योजना है। 3 खातों में बचत अथवा आवर्ती खाता, दूसरा सुकन्या समृद्धि योजना खाता और तीसरा डाकघर बचत खाता। मतलब गांव के हर एक व्यक्ति के पास हर एक घर में ऐसे खाते होने चाहिए। दूसरा क्या है? बीमा। 2 प्रकार की बीमा को इसमें शामिल किया गया है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, है ना। तो इस प्रकार से ये 5 मिलकर के क्या बोलते हैं? 5 स्टार इसी को कहा जाता है। और एक ग्रामीण इलाकों को जोड़ने की योजना है। महाराष्ट्र से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है, यानी महाराष्ट्र से यह योजना लागू है। तो क्रियान्वयन करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। केंद्र सरकार की योजना है, संचार मंत्रालय द्वारा इसको लाया गया है। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आइए बात करते हैं अगले बिंदु की तरफ। लिखा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, है ना। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। इसको आप याद रखेंगे। 5 सितंबर से कनेक्ट कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। 5 सितंबर को क्या है? तो आप जानते हैं शिक्षक दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का डेट ऑफ बर्थ है ना।
कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किए गए, ठीक। तो उनके रिस्पेक्ट में ही हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसी तरीके से 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अब ये प्रमुख क्यों हो जाता है? दिवस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसी की बात क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। और इस अभियान के तहत एक लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक भारत को संपूर्ण साक्षर बनाना है, ठीक। तो संपूर्ण साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 यानी कि 2030 तक, ठीक। अब अभी अगर पूछा जाए तो एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो हमारे यहाँ काउंट करता है चीज़ों को, 77.7% भारत की कुल साक्षरता इस समय है वर्तमान समय में, ठीक। 2030 तक इसको 100% करना है। ये पढ़ना लिखना अभियान के तहत किया गया। पढ़ना लिखना अभियान 8 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा, ठीक। 8 सितंबर क्यों स्पेशल है? क्योंकि इस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आगे चलिए, समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता को जांचने के लिए, है ना, एक प्रयोगशाला बनाई गई जिसका नाम है गुणवत्ता जांच नियंत्रण प्रयोगशाला। जो सी फूड है, जो समुद्र से खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, है ना, ठीक, जो भी आप खाते हैं, कॉर्न वगैरह, झींगा, मछली, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी के असेसमेंट के लिए, उनकी क्वालिटी की जांच के लिए एक प्रयोगशाला बनाई, गुणवत्ता जांच नियंत्रण प्रयोगशाला। इसको कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? पोरबंदर, गुजरात राज्य में, है ना। स्टेट भी याद रखेंगे और प्लेस भी याद रखेंगे। कई बार स्टेट पूछ लेता है और ऑप्शन में भी 3-4 स्टेट दे देता है, ठीक। बाकी प्लेस पोरबंदर है। वैसे पोरबंदर का नाम सुनते हैं आपको गुजरात दिमाग में आना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आइए आगे चलते हैं। शिक्षा नीति काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा। कोविड की वजह से कोई नीति ढंग से लागू नहीं हो पा रही है, इस तरह से भी, ठीक। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो निर्मित आयोग था, या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई अभी, वो के कस्तूरी रंगन साहब की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको लाया गया, ठीक। और देखिए एक चीज़ यहाँ से और इम्पोर्टेंट हो जाता है, कनेक्ट कर लेंगे। अब जो भारत में उच्च शिक्षा या किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए या रूल रेगुलेशन के लिए एक मंत्रालय था जिसका नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम 2020 में बदल करके रख दिया गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, ठीक। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ, 2020 में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है, पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री, जो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रिसोर्स, है ना, मिनिस्ट्री है, इसका नाम क्या बदल के रखा गया? तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था। पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया, जो पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ठीक। तो है ना, लौट करके फिर उसी जगह पर आ गया। तो ये ईयर याद रखना है, 1985 वाला, है ना, ठीक। थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमाएगा तो यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण, है ना, तो सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग जो बनाई गई वो भारत में, और किस दर्रे पे? रोहतांग दर्रे पे। रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ता है? ठीक, तो रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी। अगर राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। भूगोल में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय का हिस्सा है। हिमालय भी आप देखिए आपके कई भागों में बटे हुए हैं, जैसे पहले सबसे सुदूर उत्तर में ट्रांस हिमालय, इसके बाद आपका महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, ठीक, इसको ग्रेट हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं, और सबसे लास्ट में शिवालिक। तो हिमालय की ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक। इसमें लघु हिमालय में पहले अगर आप देखेंगे तो पीर पंजाल, इसके बाद धौलाधार पर्वत श्रेणी, फिर महाभारत श्रेणी जो कि नेपाल में विस्तृत है। तो इस पीर पंजाल श्रेणी में ही क्या है आपका रोहतांग दर्रा है, उसी पर सुरंग बनाया गया
और इस सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। इस सुरंग के बनने से मनाली और लेह, ठीक, मनाली कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और लेह कहाँ पड़ता है? तो लेह लद्दाख, है ना, ठीक, लद्दाख आपकी यूनियन टेरेटरी, वहाँ पर पड़ता है लेह। तो इससे मनाली से लेह के बीच की दूरी लगभग 46 किलोमीटर क्या हो जाएगी? इस सुरंग के बनने से कम हो जाएगी। जब ये सुरंग नहीं था तो दूरी जो थी वो 46 किलोमीटर प्लस थी, अब क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 46 किलोमीटर मतलब कम हो जाएगा। क्लियर? तो इससे जुड़ी हुई सारी बातों को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है, ठीक। भारत की प्रथम किसान रेल सेवा, है ना, किसानों को समर्पित ऐसी अपने आप में पहली ट्रेन चलाई गई, महाराष्ट्र से बिहार के बीच में प्रारंभ की गई, है ना। महाराष्ट्र का स्टेशन है देवदाली और बिहार का है दानापुर। तो देवदाली से दानापुर को जोड़ने के लिए किसान रेल सेवा ट्रेन चलाई गई, है ना। और ये ऐसा भारत की पहली ट्रेन है जो किसानों को समर्पित है। व्यापार माला एक्सप्रेस उत्तर रेलवे द्वारा इसको चलाया गया है। व्यापार माला एक्सप्रेस ये दिल्ली से त्रिपुरा, है ना, जो उत्तर पूर्व राज्य में एक राज्य है त्रिपुरा, ठीक, इसके बीच में चलाया गया। अगर स्टेशन की बात करें, दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया से, है ना, जोड़ता है, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेनें चलेंगी। आगे आइए, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस सभी श्रृंखलाओं में यदि हम देखें तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्ष 2020 में यूनेस्को द्वारा भारतीय राज्य के 2 गांवों को सुनामी के लिए तैयार, ठीक, सुनामी क्या है? एक आपदा है जो समुद्र के लहरों के साथ आता है, ठीक, सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है ना, जो उत्कर्ष कार्य करने के लिए संस्थाओं को, देशों को, है ना, राज्यों को क्या करता है? पुरस्कृत करता है। तो इसने सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया, भारत के 2 गांवों को दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों गांव कहाँ होंगे? तट पर होंगे, जहाँ सुनामी आने का खतरा होगा, ठीक, यानी जो समुद्र से मिलते होंगे। इन दोनों गांवों का नाम देखिए, पहले आपको याद रखना होगा, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही, ठीक। अब प्रश्न आता है कि ये दोनों गांव किस राज्य में हैं? तो ये दोनों गांव भारत के ओडिशा राज्य में हैं, ओडिशा राज्य में। और भारत में सुनामी किस महासागर से आ सकता है? तो हिंद महासागर से आ सकता है, ठीक। तो यहाँ पर एक और बात उल्लेखनीय है कि ऐसा करने वाला हिंद महासागरीय क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं उसमें भारत पहला है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पहला और इकलौता है अभी, है ना। ऐसा और किसी देश के किसी गांव ने ऐसी कोई तैयारी अभी नहीं की है, और की भी होगी तो उसको प्रमाण पत्र नहीं मिला है, ठीक। तो यूनेस्को ने जांचा और देखा कि नहीं, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही सुनामी जैसी आपदा को झेलने के लिए पूर्ण रूप से वो तैयार हैं। तैयारी करने का मतलब कोई भी आपदा आए तो उससे अपनी सुरक्षा और बचाव के पुख्ता इंतजाम किए जाने, है ना। जो भी आपदा आएगी, डिजास्टर आएगा, तो डिजास्टर से पहले और डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद तो जो रेस्क्यू है उसके लिए आपकी समुचित व्यवस्था है कि नहीं, यही सब कुछ चेक किया गया और पाया गया कि नहीं, वेंकट रायपुर और नोलिया शाही ने समुचित व्यवस्था कर रखी है। तो इस आधार पर इनको सुनामी रेडी प्रमाण पत्र दिया गया, ठीक। आगे चलते हैं। एक योजना है एक मास्क अनेक जिंदगी, है ना। यह अभियान चलाया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। इस कोविड में ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को, ठीक। हालांकि अभी जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो भारत में कोविड की सेकेंड वेव आ करके लगभग लौट चुकी है, और यह योजना पहली ही वेव के समय बनाई गई थी जब भारत में कोरोना स्टार्ट हुआ था, तभी एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, है ना। और इसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश में मास्क बैंक की भी स्थापना की गई थी, मास्क बैंक बनाया गया था। ठीक, इस तरीके से हमने आपके पास ये तथ्य हो रखा। इसका आप नोट्स बनाइए और प्रॉपर तैयारी कीजिए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो को प्रॉपर देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो को आप लाइक करें और कहीं कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग इसके पार्ट 3 के साथ, उसमें कुछ और भी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।